गुड आफ्टरनून क्लास। इससे पहले वाली क्लास में इकोनॉमिक्स में पंचवर्षीय योजना 1 से लेकर 12 तक बताए थे। 12वीं पंचवर्षीय योजना बता रहे थे। 1 से लेकर 11 तक बताए थे। 12वीं पंचवर्षीय योजना भी आधी बता दी थी। लिखो 12th 5 ईयर प्लानिंग। 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आया था। उस पर बहुत ज्यादा प्रयास हुआ था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहां तक क्लियर है? पढ़ा दिए थे कल, कोई दिक्कत? अब लिखो इसी में आया था उजाला योजना। उजाला योजना इसी 12th पंचवर्षीय योजना में आई थी। उजाला योजना, कोई दिक्कत? उजाला योजना 2015 में क्या आई थी? उजाला योजना। इसी उजाला योजना में एलईडी आई थी। आज तो एलईडी घर घर बिक रहे हैं। अरे अब एलईडी भरमार है, 20 रुपया में भी बिकती। उस टाइम पे एलईडी को लाया गया था। इसी उजाला योजना में एलईडी का कार्यक्रम शुरू किया गया था। सरकारी एलईडी मिलती थी। एलईडी 4 वाट, 5 वाट, 8 वाट, 10 वाट की होती। लेकिन जो बल्ब आप 10 रुपए का लेते हैं, सूर्य बल्ब है ना, 12 रुपए 15 रुपए सूर्य बल्ब जो आता है वो 100 वाट का होता है। 100 वाट का होता है। और एलईडी कितने की मैक्सिमम? अरे बहुत बढ़िया एलईडी होगी तो 10 वाट की। तो बताओ तुम्हारा करंट कितना बच रहा है? 90 वाट बच रहा, नहीं बच रहा? ये सब क्या लगी हुई? एलईडी लगी है, नहीं लगी? सूर्य बल्ब कितने का होता था? 100 वाट का। अब कहीं पे बल्ब देखते हो? बहुत कम बल्ब देखने को मिलते हैं। सब जगह तुमको क्या मिलेगा? एलईडी मिलेगी। समझ में आए? इसी 12वीं पंचवर्षीय योजना में डिजिटल इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया मिशन लाया गया था। डिजिटल इंडिया मिशन 2015 को, डेट याद रखना। 2015 को क्या आया था? डिजिटल इंडिया मिशन। स्टार्टअप इंडिया भी इसी योजना में लाया गया। स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया आया था 2016 में। 2016 में। समझ में आया? मोदी जी को ये पंचवर्षीय योजना कुछ समझ में नहीं आ रही थी। आजादी के बाद से जो योजना बन रही थी, आजादी के बाद से जो देश के राष्ट्र के हित के लिए जो योजनाएं बनाई जा रही थी, उसको क्या कहते थे? पंचवर्षीय योजना। 5 वर्षों के लिए योजना बनाई जाती थी। उसमें निर्धारण होता था कि इस सेक्टर पे फोकस करेंगे और बहुत ज्यादा फोकस करके देश की जीडीपी बढ़ाएंगे। ऐसे करके क्या होता था? टारगेट होता था। लेकिन मोदी जी ने कहा ये सब मामला नहीं सही लगेगा। उन्होंने 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को वो क्या लेके आ गए? नीति आयोग। क्या लेके आए? नीति आयोग। सुना है? नीति आयोग। नीति आयोग पंचवर्षीय योजना की योजना आयोग की जगह पे क्या आ गया? नीति आयोग आ गया, लाया गया। ये नीति आयोग को थिंक टैंक भी कहा जाता है। थिंक टैंक। टैंक समझते हो? अरे जो पानी वाला टैंक होता है, देखो ये एक टैंक बना दिए, ठीक है? इस पूरे टैंक के चारों तरफ क्या बैठे हैं? इंसान, सब बुद्धिमान इंसान जो बहुत बुद्धिजीवी हैं, उनको बिठाया जाता है। और ये जो आईएएस के मतलब प्रमोटेड है सेक्रेटरी वगैरह, वो कहाँ बैठते हैं? थिंक टैंक में। और ये थिंक करते हैं, सोचते हैं, उसके बाद ये बताते हैं देश में क्या लाना चाहिए। समझ में आ रहा? तो इसको क्या बोलते हैं? थिंक टैंक भी कहते हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म लिखो। नेशनल इंस्टीट्यूशन
नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये है फुल फॉर्म देखो, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग का फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। नई दिल्ली में क्या है? हेडक्वार्टर है। यहां तक कोई दिक्कत? नई दिल्ली में नीति आयोग का हेडक्वार्टर है, न्यू दिल्ली। नीति आयोग का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष कौन होगा नीति आयोग का? देश का प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? इसका हमेशा अध्यक्ष कौन बनेगा? देश का प्रधानमंत्री, पीएम ऑफ नेशन। प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष रहेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? और इस अध्यक्ष को अरे ये जो अध्यक्ष है ये अपनी इच्छा अनुसार उपाध्यक्ष को चुनेगा। ये अपनी इच्छा अनुसार उपाध्यक्ष को चुनेगा। अगर एग्जाम में आ जाए नीति आयोग के उपाध्यक्ष को कौन चुनता है? कौन चुनता है? प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष को कौन चुनेगा? देश का प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री खुद क्या होगा? अध्यक्ष। कोई दिक्कत? नोट डाउन करो। 12वीं पंचवर्षीय योजना कंप्लीट। कितनी पंचवर्षीय योजना पढ़ानी थी? 12 पंचवर्षीय योजना। कितनी पंचवर्षीय योजना पढ़ा दी? कोई पंचवर्षीय योजना बची नहीं, सारी कंप्लीट हो गई। कोई दिक्कत? पंचवर्षीय योजना किसी को 1 से लेकर 12 तक में कोई दिक्कत नहीं। सब क्लियर है? नहीं क्लियर है? अब डालो हेडिंग नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय टॉपिक है, समझना। राष्ट्र यहां पे लिखा हुआ, राष्ट्र। राष्ट्र मतलब भारत। भारत की आय की गणना को क्या कहेंगे? नेशनल इनकम। हमारे पास कितने रुपए हैं एक निश्चित समय काल में? अरे मान लो 1 साल में हम कितना कमाते हैं? 1 साल में हम कितना कमाते हैं, इसकी स्टडी को क्या कहेंगे? हमारी आय कहेंगे? नहीं कहेंगे। हमारे घर में जितने भी लोग हैं 1 साल में जितना कमाते हैं उसको क्या कहेंगे? घर की आय। कोई दिक्कत? अब इसमें क्या है, पूरा देश कितना कमाता है इसकी आय को क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अरे हम कितना कमाते हैं ये हमारी आय हो गई। एक निश्चित समय काल होगा, भाई हम अपने घर पे बताएंगे हम 6 महीने में इतना कमाते हैं। मेरे घर वाले किसी से बताएंगे हम 1 साल में हमारा पूरा घर कितना कमाता है, बताएंगे नहीं बताएंगे? अब अगर हमारे घर वाले बताते कि हमारे पूरे घर में 4 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं और हम सब लोग मिलके 1 साल में कमाते हैं 5 लाख,
5 लाख कमाते हैं, किसी से बता रहे हैं, घर वाले, दूसरे घर वाले से, तो ये क्या हो जाएगी, घर की आय, घर की आय। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अरे 5 लाख जो ये कमाते हैं इसमें भी तो अलग अलग सिस्टम होगा। अरे कोई इलेक्ट्रीशियन का काम करता है, इलेक्ट्रीशियन का काम करके कमाता है, कोई कमाता है टीचिंग का काम करके, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, सबके अलग अलग काम है नहीं, सबके कामों की आय मिला के टोटल आय को क्या बोलेंगे, घर की आय। तो इसी प्रकार से जो भारत की आय है, भारत की आय, तो उसको क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। समझ में आ रहा है? अब बताओ क्या भारत जाता है कमाने, भारत पूरा नक्शा चलता है कमाने की, चलो चले चाइना में कुछ करके कमा के लाएं, भारत तो नहीं जाता। भारत के अंदर लोग जो काम करते हैं, समस्त भारत के अंदर, अरे पूरे भारत के अंदर समस्त लोग जो काम करते हैं, अब कोई डस्टर बनाता है, कोई मार्कर बनाता है, तो कोई किसानी करता है, कोई कुछ करता है ना, कोई जो भी देश के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं वो सब क्या है, राष्ट्र की आय में जोड़े जाते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, राष्ट्रीय आय। अब बताओ एक निश्चित समय काल नहीं देंगे तो बताओ कैसे राष्ट्रीय आय की गणना हो सकती है? तो हमारे भारत ने एक निश्चित समय काल दिया 1 साल का। 1 साल में वो कितना कमाता है, 1 साल में एक निश्चित अवधि में, एक निश्चित अवधि में जितना कमाते हैं उसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय। कोई दिक्कत यहां तक? अब हेडिंग डालो, ये इतना राष्ट्रीय आय समझा दिया। अब देखो बिल्कुल पीछे बैकग्राउंड से नेशनल इनकम सबसे पहले किसने निकाली, ये सब लिखो। एक निश्चित समय अवधि में, अरे ये राष्ट्रीय आय वाला लिख लो अपने मन से फटाफट, राष्ट्रीय आय किसको कहते हैं। एक निश्चित समय अवधि में एक वित्तीय वर्ष रखा जाता है, अपने देश में एक वित्तीय वर्ष होता है। उस वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से 3 मार्च, 1 साल का, टोटल 1 साल का देश की उत्पत्ति, देश की उत्पादित वस्तु और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य, वस्तु और सेवाओं का, वस्तु में सब आ जाएगा, वस्तु में सब आ जाएगा, मतलब मार्कर बन रहे हैं, डस्टर बन रहे हैं, सब कुछ आ जाएगा वस्तु में। और सेवाओं में वस्तु नहीं गिनी जाती, वस्तु असेट्स में आती है, वस्तु संपत्ति में आती है। लेकिन अगर तुम सेवा किसी की करोगे तो क्या संपत्ति उसको दोगे, संपत्ति नहीं दी जाती, केवल सेवा अलग होता, सेवा क्षेत्र अलग होता है और औद्योगिक क्षेत्र अलग होता है। अभी ये थोड़ा समझने के लिए, ये जो जितना लिख रहे हैं इतना समझने के लिए डालो। एक निश्चित समय अवधि भारत ने क्या रखी, 1 साल की। 1 साल में कौन से मंथ से लेकर कौन से मंथ के, 1 अप्रैल से लेकर 3 मार्च, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक एक निश्चित समय अवधि का निर्धारण किया है। इस निश्चित समय अवधि में देश में उत्पादित वस्तु और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य, अगर तुमसे पूछा जाए राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है ना, तो इसमें कह रहे हैं पूरे देश में, सिंपल शब्दों में देखो, पूरे देश में उत्पादित वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय आय। एक निश्चित समय अवधि, एक निश्चित समय अवधि में जो उत्पादन हो रहा है, 1 साल के अंदर जितना भी उत्पादन हुआ है वस्तु और सेवाओं का, उनके टोटल को कैलकुलेट करके, उनके टोटल को जब कैलकुलेट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय आय। यहां तक कोई दिक्कत?
इंग्लिश में नेशनल इनकम बोलते हैं, नेशनल इनकम। और लिखो, लेकिन इसमें किसी चीज की दोहरी गणना नहीं की जाती, डबल काउंटिंग नहीं की जाती। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय का यहां तक ये पूरा समझ में आया। लेकिन इसमें वस्तु की दोहरी गणना नहीं की जाती है। दोहरी गणना समझते हो? अब देखना, ध्यान देना बहुत ध्यान से। गेहूं है, गेहूं 10 रुपए किलो है, गेहूं 10 रुपए किलो है, और गेहूं एक किसान ने चक्की वाले को बेचा, चक्की वाले को बेचा, चक्की वाले ने इस 10 रुपए में खरीदा। देखो 10 रुपए में गेहूं को खरीदा, चक्की वाले ने 10 रुपए में गेहूं को खरीदा। उसके बाद इसने आटा बनाया, गेहूं का क्या बना दिया? आटा। समझ में आ रहा? अब ये आटा बेचता कितने में? 20 रुपए में, 20 रुपए में बेच रहा है। तो इस आटा में क्या गेहूं के रेट नहीं जुड़े हुए? बताओ, तो दोहरी गणना हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा। इस तरह तो बहुत लंबा रेट चला जाएगा, इस तरह तो बहुत लंबा रेट चला जाएगा। मतलब उनके कहने का ये है कि ये जो उत्पादन हो रहा है इसका अंतिम मूल्य तुम डिसाइड कर दो। देखना, गेहूं के अंतिम मूल्य है इसका, गेहूं तो खेत से निकला, अंतिम मूल्य नहीं है। गेहूं जाएगा कहां पे? चक्की में, चक्की में क्या बना? आटा, आटा बना। आटा कौन खरीद के ले जाएगा? ब्रेड फैक्ट्री वाला, ब्रेड फैक्ट्री वाला। ये ब्रेड फैक्ट्री वाला कितने में आटा खरीद रहा है? 20 रुपए में। लेकिन उस चक्की वाले ने तो 2 जोड़ दिए ना। अरे भाई, चक्की वाले ने ये 10 रुपए को जिसने किसान से खरीदा था गेहूं, ये प्लस ये 10 रुपए और कितना हो गया? 20 रुपए। तो बताओ दोहरी गणना होगी नहीं होगी? अब ब्रेड वाला क्या करेगा? ब्रेड वाले ने 20 रुपए किलो क्या खरीदा है? आटा खरीदा है। 20 रुपए से वो 1 किलो आटे से कितना? 45 रुपए का ब्रेड बनाएगा, 45 रुपए वाला पैकेट बनाएगा, 45 रुपए का पैकेट बना रहा है। अब उसने भी तो सब जोड़ दिया इसमें, उसने गेहूं के रेट जोड़ दिए, उसने चक्की वाले के रेट जोड़ दिए, सबके रेट जोड़ रहा है, नहीं जोड़ रहा है, तो ये ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। होगा नहीं होगा? अरे भैया सिंपल बता रहे हैं, अभी तुमको इसको ऐड करना हो। मान लो तुम नेशनल इनकम में बैठे हो और तुमको अंतिम मूल्य पता करना, अंतिम मूल्य। तो बताओ तुम क्या सारे मूल्य जोड़ोगे? ये 45 रुपए का ब्रेड जोड़ोगे और फिर 20 रुपए का आटा जोड़ोगे, फिर 10 रुपए का गेहूं जोड़ोगे। तो बताओ कितना हो गया? 45 20 65 10 75 रुपए। तुम्हारे हिसाब से कितने का ब्रेड पड़ रहा है? 75 रुपए का पड़ रहा, नहीं पड़ रहा? लेकिन ब्रेड वाले ने क्या किया? ब्रेड वाला को तो वो इस गेहूं के दाम लगा लिए उसी में, गेहूं जितने में उसको मिला हो, गेहूं से कोई मतलब नहीं। चक्की में कितने का आटा उसको मिला है उससे उसको मतलब है। अब वो अपना मेहनताना निकालेगा, उसी में मेहनताना निकाल के वो अंतिम मूल्य जो ये कैलकुलेट करते हैं, जो देश में बैठे हुए जो क्या कैलकुलेट करते हैं, राष्ट्रीय आय जो कैलकुलेट करते हैं, वो इतना नहीं कैलकुलेट करते कि गेहूं को कैलकुलेट करें, चक्की में आटे को, 20 रुपए का ब्रेड, ऐसी ब्रेड से क्या बनेगा? पिज्जा। डोमिनोज का पिज्जा कितने का आता है? अरे 300 रुपया, अलग अलग आते हैं, 300 रुपए का। अब बताओ, अब ब्रेड से कुछ बन सकता है? इस पिज्जा से और आगे कुछ बन सकता है? बताओ, पिज्जा से और आगे कुछ बन सकता है? तो जो ये आकलन करने वाले राष्ट्रीय आय वाले, तो बताओ ये आकलन अगर करें, पूरे देश का आकलन करें इसका, ये राष्ट्रीय आय का, तो बताइए पहले ये रजिस्टर लेके कहां पे जाए? किसान के पास। तुमने चक्की वाले को कितने में आटा बेचा? 10 रुपए में, 10 रुपए में। फिर चक्की वाले के पास जाए, तुमने कितने में आटा खरीदा? 10 रुपए में। बेचा कितने? 20 रुपए में। ऐसे करके जिंदगी निकल जाएगी और 1 साल में तो ये आकलन ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये सब नहीं करते। इन्होंने पूरे देश में एक बास्केट बना दिया, पूरे देश का ये बास्केट बनाया। बास्केट समझते हो? अरे घर में जो डलैया होती है जिसमें सब्जी रखते हो, डलैया, उसको बास्केट कहते हैं। उसी बास्केट में उठा के पिज्जा को रख दिया। ले पिज्जा इधर आ जाए, इस पिज्जा को रख दिया, अंतिम मूल्य है। अब पिज्जा के आगे कुछ बनेगा?
नहीं बन पाएगा, तो इसलिए अंतिम है, अंतिम को उठा के रखेंगे। फिर देखा कि ब्रेड की फैक्ट्री है और उसमें से ब्रेड की भी तो खपत होती है, ब्रेड को रख दिया। फिर कुछ और उठाया, ये अंतिम चीज उठाएंगे या यहां से शुरुआत से उठाएंगे, बताओ? लास्ट से उठाएंगे। अरे भैया लास्ट से जब तुम किसी चीज का आकलन करोगे कितना सिंपल है सिंपल नहीं है, उसमें तुमको कुछ जोड़ना ही नहीं। भैया लास्ट में ब्रेड कितने का है? 20 रुपए का। अब बस ठीक है, 20 रुपए हमने लिख लिया, 20 रुपए का। देश की आय निकालनी, 20 रुपए लिख लिए। अब एक एक चीज लिखने जाओगे कि ये गेहूं कितने का पड़ा, चक्की में कितने का, ऐसे तो दोहरा आकलन हो जाएगा नहीं हो जाएगा? भाई गेहूं वाला कहेगा हमने 10 रुपए में बेचा, तो तुम 10 रुपए लिखोगे। चक्की वाला कहेगा 20 में बेचा 20, फिर उसने कहा हमने 45 में बेचा 45, वो कहेगा 60 में बेचा 60, ऐसे हो जाएगा। अब इसको निकालोगे तो दोहरी गणना होगी नहीं होगी? इसमें दोहरी गणना किसकी हो रही? गेहूं की दोहरी तेहरी गणना हो रही। इसमें दोहरी हो गई, यहां पे तेहरी हो गई, चौथी हो गई। तो गेहूं को 4 बार जोड़ दोगे, वही 10 रुपए के गेहूं को बार बार यहां जोड़ना पड़ेगा, नहीं जोड़ना पड़ेगा? तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इस पूरे 3 के डाटा को हटाओ, ये लास्ट वाला पकड़ो 60 रुपये। अब अगर 60 रुपए पकड़ लिए, नहीं इसका जो टोटल आएगा, जितने में बिक रहा है, पिज्जा मान लो बिक रहा है 80 रुपए में, बर्गर है, और बस बर्गर को कैलकुलेट करो, बस उसमें सब मिल जाएगा तुमको। गेहूं चक्की वाला सब उसी में कैलकुलेट हो गए नहीं हो गए? अब तुमको अलग अलग नहीं गणना करनी, अलग अलग करोगे तो दोहरी तेहरी गणना हो जाएगी नहीं हो जाएगी? दोहरी गणना किसकी बार बार हो रही? गेहूं की दोहरी गणना। यही बात है, देखो नेशनल इनकम ये जो कैलकुलेट करते हैं आम आदमी नहीं होते, मतलब आम आदमी होते आदमी, लेकिन ये बुद्धिमान होते हैं। अब बुद्धिमान ये बार बार देखो ये सब जोड़ेगा, इतना बुद्धिमान वो सेक्रेटरी होते हैं, मतलब आईएएस रिटायर्ड या आईएएस जो जॉब में है सेक्रेटरी, वो बैठ के गणना करते हैं इनकी, है ना? और वो बार बार गेहूं जोड़ेंगे, गेहूं कितने में है, आटा कितने में मिला। इससे अच्छा क्या है कि लास्ट वाली अंतिम वस्तु को जोड़ो, अंतिम वस्तु। समझ में आ रहा है? अभी जैसे कॉपी है कोई, अब कॉपी में पहले वो क्या जोड़े, अब वो ट्री, जिस ट्री से ये बनी है कॉपी, उस ट्री को जोड़े। फिर ट्री में जिस फैक्ट्री में गई लुगदी बनाई गई, लुगदी के बाद मशीन से कागज बना, ऐसे ये मर जाएंगे 5 साल में, ये जोड़ते ही रहेंगे पूरे देश में दौड़ दौड़ के, और क्या हो जाएगी? समय का हानि होगा और दोहरी गणना हो जाएगी। इसीलिए ये कुछ नहीं, सीधे पूरे देश की कॉपियों को उठाया, पूरे देश में जितनी कॉपी है उनको देखा, अच्छा इतनी कॉपी है, इसका रेट बना 200 करोड़, मतलब 200 करोड़ की एक साल में इस बार कॉपी बनाई गई। देश की आय कॉपी में कितनी जा रही? 200 करोड़ की। सीधे अंतिम वस्तु, कॉपी से ज्यादा और ज्यादा क्या हो सकता है? कुछ नहीं है, तो अंतिम वस्तु होगी। कॉपी क्या होगी? अंतिम वस्तु हो जाएगी। अंतिम वस्तु को राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। समझ में आया? किसको किसको नहीं समझ में आया? अरे भैया एकदम सिंपल है, बार बार अगर जोड़ोगे तो बार बार ये गेहूं जुड़ता चला जाएगा, जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? तो इसीलिए अंतिम को जोड़ो। गेहूं से जो लास्ट में बन के निकला क्या है? पिज्जा। गेहूं से लास्ट में क्या बन के निकला? पिज्जा। अरे जो मैदा होता है, मैदा, ये मैदा भी गेहूं से बनता है। चोकर हटा दो मैदा बन जाएगा, उसमें जो स्टार्च होता है, जो चोकर होता है, उस सबको तुम हटा दो और वो क्या बन जाएगा? मैदा। मैदा इतनी जल्दी हजम नहीं होता है, क्योंकि स्टार्च जो होता है, जो चोकर होता है, चोकर पाचन का काम करवाता है। अगर चोकर हटा दिए, मैदा वाली चीजें ज्यादा खा लो, दूसरे दिन कोचिंग नहीं आ पाओगे, लैट्रिन ही दिखेगी चारों तरफ। समझ में आ रहा है? मैदे वाली चीजें इसलिए हजम नहीं होती। अब वो मैदे से तुम सोचो, हमको नहीं पता किससे पिज्जा, हमको खाने से मतलब हम खाए हैं, हमको ये नहीं पता कैसे बनता है। अब मैदा से बनता हो, आटा से बनता हो, लेकिन अंतिम वस्तु क्या है? पिज्जा। कोई दिक्कत? सबको आया समझ में? अब लिखो, राष्ट्रीय आय की सबसे पहले गणना की थी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय आय की सबसे पहले गणना करने वाले मनुष्य। अच्छा, मध्यकालीन बहुत पीछे चले जाओ, 100, 200, 300 साल पीछे चले जाओ,
तब इंसान को बस दो मतलब था, खाओ और जाओ, दो ही चीजों से मतलब था। लड़ाई करो, खाओ और बस, कोई दिक्कत नहीं, बस जिंदगी चलनी चाहिए। उसको राष्ट्रीय आय वाय से कोई मतलब नहीं थी। लेकिन इस पे फोकस सबसे पहले किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया है। अच्छा बताओ, राष्ट्रीय आय का जो मुद्दा है ये तुमको किस सब्जेक्ट में पढ़ा रहे हैं? इकोनॉमिक्स में पढ़ा रहे हैं। लेकिन दादा भाई नौरोजी तो इकोनॉमिस्ट थे ही नहीं, इनका तो दूर दूर तक संबंध इकोनॉमिक्स से था नहीं, तो ये कैसे दे दिए राष्ट्रीय आय? ये जो राष्ट्रीय आय बता रहे हैं सबसे पहले बता रहे हैं, लेकिन ये कानूनी मतलब ये वैधिक तरीका नहीं है, ये हवाबाजी वाला तरीका है। इन्होंने जेल में जो कैदी बंद थे, कैदियों को देखा और सोचा ये कैदी के जीवन में कितना खर्चा है, इस कैदी के जीवन में एक साल में कितना खर्चा आता होगा, उसको देख के इन्होंने एक राष्ट्रीय आय का आकलन किया और एक किताब लिख दी। समझ में आ रहा है? इन्होंने आकलन कब किया था? 1868 में, 1868 में। समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक? किसने सबसे पहले राष्ट्रीय आय किया? दादा भाई नौरोजी। कब? समझ में आया? इसमें इन्होंने बताया कि हमारे देश की टोटल आय कितनी है? 340 करोड़। 340 करोड़ 340 करोड़ पूरे देश की क्या है? आय है, पूरे देश की आय है। और इन्होंने एक बुक लिखी इसी पे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने कौन सी बुक लिखी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हम तुमको एक बैकग्राउंड पढ़ा है, पहले स्टेटमेंट समझाया राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। कब किया? 1868। कौन सी बुक लिखी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। समझ में आया यहां तक? कोई दिक्कत? लेकिन ये वैज्ञानिक गणना नहीं थी, लेकिन ये वैज्ञानिक गणना नहीं थी। कोई दिक्कत? लेकिन ये वैज्ञानिक गणना नहीं थी। समझ में आया? वैज्ञानिक गणना करेंगे वी आर वी राय। वी के आर वी रॉय 1931 को। दूसरे आएंगे महाशय 1931 को, जो वैज्ञानिक गणना करेंगे किसकी? राष्ट्रीय आय की। राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना कौन करेगा? ये पूछा गया है। वी के आर वी राय कब आए? कब की गणना? 1931 को। और एक बुक लिखी, उस बुक का नाम है नेशनल इनकम इन ब्रिटिश इंडिया। नेशनल इनकम इन ब्रिटिश इंडिया। नेशनल इनकम इन ब्रिटिश इंडिया। ये पहली वैज्ञानिक गणना थी। किसने की? वी के आर वी रॉय ने 1931 में अपनी बुक नेशनल इनकम इन ब्रिटिश इंडिया में क्या बताया है? राष्ट्रीय आय बताई है। और ये राष्ट्रीय आय किस प्रकार से बताई? वैज्ञानिक रूप में बताई, वैज्ञानिक तरीके से। हवाबाजी किसने की? दादा भाई नौरोजी ने।
लेकिन वैज्ञानिक तथ्यों पे किसने बताया? सबसे पहले VKRB राय। इनकी बुक कब पब्लिश हुई? 1931 को। इतना आया समझ में? फिर लिखो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय आय निकालने के लिए, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए जब देश आजाद हो गया तब राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी का नाम था नेशनल इनकम कमेटी। अभी तो 1931 को देश आजाद हो गया था क्या भारत? 1931 को देश तो नहीं आजाद हुआ था भारत। और जब आजाद हुआ, जब देश आजाद हुआ तो नेशनल इनकम निकालने के लिए एक कमेटी बनाई गई। नेशनल इनकम निकालने के लिए, राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए एक आयोग बनाया गया, जिस आयोग का क्या नाम है? नेशनल इनकम कमेटी, जिसके अध्यक्ष बनाए गए PC महालनोबिस। इंपॉर्टेंट, PC महालनोबिस। और 2 सदस्य थे, 2 सदस्य थे। नोट डाउन कर दो दीजिए। दो सदस्य थे। फिर से देखो, रिपीट कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, वनडे एग्जाम में तो ये फेवरेट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से टपकेंगे। ज्यादा खचर पचर में ना समझ में आ, देखो इधर एकदम सिंपल। 1868 में सबसे पहले किसने नेशनल इनकम निकाली? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले 1868 में नेशनल इनकम निकाली। लेकिन ये वैज्ञानिक तरीका नहीं था। लेकिन ये, क्योंकि ये वैज्ञानिक नहीं थे, वैज्ञानिक तरीका नहीं था। ये थे कौन? राजनीतिक थे। ये राजनीतिक थे, मतलब देश की आजादी के लिए भाई बात करते थे, राजनेता थे। और इन्होंने कौन सा काम कर दिया? राष्ट्रीय आय को निकाला। राष्ट्रीय आय को जो निकाला, इसको वैज्ञानिक तरीका नहीं माना गया। वैज्ञानिक तरीका माना जाएगा 1931 में। कौन वैज्ञानिक तरीके से पेश करेगा? VKRB राय। कोई दिक्कत? VKRB राय वैज्ञानिक तरीके से पेश करेंगे। फिर 1947 को हो गया देश आजाद। आजादी के बाद नेशनल इनकम कमेटी, नेशनल इनकम कमेटी, राष्ट्रीय आय आयोग, राष्ट्रीय आय आयोग को यह काम दिया जाएगा। कौन सा काम? राष्ट्रीय आय निकालने का काम। राष्ट्रीय आय निकालने का काम किसको दिया जाएगा? नेशनल इनकम कमेटी को। इसके अध्यक्ष बनाए जाएंगे, इसके अध्यक्ष बनेंगे PC महालनोबिस। PC महालनोबिस। कोई दिक्कत? ये अध्यक्ष बनेंगे प्लस 2 सदस्य होंगे जो इनकी हेल्प करेंगे। कोई दिक्कत यहां तक? राष्ट्रीय आय समझ में आए? कोई दिक्कत? अब आगे लिखो। इसके बाद 2 मई 1951 में, 2 मई 1951 नेशनल इनकम कमेटी की जगह पे नाम क्या रखा जाएगा? उसको बदल दिया जाएगा। अब कौन आ जाएगा? CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक, सेंट्रल फुल फॉर्म बता रहे, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। देश आजादी के बाद कौन नेशनल इनकम निकालेगा? किसको जिम्मा सौंपा गया है? नेशनल इनकम कमेटी।
नेशनल इनकम कमेटी, जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? पीसी महालनोबिस। ये बहुत बड़े भारत के इकोनॉमिस्ट हैं, पीसी महालनोबिस। 2 सदस्य थे इनकी हेल्प करने के लिए, लेकिन इनका मामला सेट नहीं हो पाया, इनका मामला अच्छे से सेट नहीं हो पाया, इसीलिए नेशनल इनकम कमेटी को बदल दिया गया किसमें? सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, फुल फॉर्म लिखो, ये है सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी विभाग, केंद्रीय सांख्यिकी विभाग। अब केंद्रीय सांख्यिकी विभाग क्या करेगा? नेशनल इनकम की गणना करेगा, क्योंकि हम ये बता रहे देश आजादी के बाद पीसी महालनोबिस से कहा गया तुम नेशनल इनकम निकालो, वो तो कंफ्यूज हो गए। उन्होंने कहा भैया हम पहले गेहूं का पता लगाएं, फिर आटे का पता लगाएं, तो आटे से क्या बना? ब्रेड, ब्रेड से बना क्या? अरे बहुत डिस्टर्ब हो गए। उन्होंने कहा हमारे बस का नहीं, तो दूसरा आयोग बिठाया गया, कौन? सीएसओ बिठाया गया। सीएसओ से कहा गया क्या तुम्हारे बस का है नेशनल इनकम निकालना, भारत की नेशनल इनकम निकालना है, कोई छोटे मोटे देश की नहीं। तो उसने कहा ठीक है हम ट्राई करते हैं। इस सीएसओ का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सांख्यिकी संगठन लिख दो, विभाग या संगठन कुछ भी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इसने कहा ऐसे भैया नेशनल इनकम नहीं निकल पाएगी, हमको जो उत्पादन हो रहा है, जो देश में उत्पादन हो रहा है, अरे भैया एकदम सिंपल समझ लो, जो इनकम होती, जो आय होती, उत्पादन का पता लगाना, उत्पादन का पता लगाना, उसके रेट का पता लगाना। समझ रहे हो? तुम मान लो बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में तुमने कितने मार्कर बनाए हैं और ये मार्कर का क्या रेट होगा, इसका पता लगाना क्या कहते हैं? आय का पता लगाना। समझ में आ रहा है? उन्होंने कहा ऐसे नहीं भैया जुगाड़ बन पाएगा, ऐसे हम भी नहीं निकाल पाएंगे, हमको ये जो वस्तु जो उत्पादन हो रहा है पूरे देश में, जो पूरे देश में वस्तु बन रही है, इसको कई क्षेत्रों में विभाजित करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कई क्षेत्रों में, मतलब का लगभग 3 क्षेत्र में, 3 क्षेत्र में तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको विभाजित करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि नेशनल इनकम कैसे निकाली। वो क्षेत्र लिखो। पहला क्षेत्र विभाजित किया प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा तृतीयक क्षेत्र। समझ में आ रहा है? कितने क्षेत्र बनाए? 3 क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र को कहते हैं कृषि क्षेत्र। इसी प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को कहते हैं औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र को कहते हैं सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र। समझ में आया नहीं आया बताओ? 3 क्षेत्रों में बांटा। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को अगर तुम किसी से कह दोगे कृषि क्षेत्र तो ऑटोमेटिक समझ जाएगा किसकी बात कर रहा है, प्राथमिक क्षेत्र की। अगर औद्योगिक क्षेत्र बोल दोगे, उससे इंडस्ट्रियल सेक्टर बोल दोगे, तो उसको ये बताने की जरूरत नहीं है कि द्वितीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अगर तुम किसी से बोल दोगे सेवा क्षेत्र तो ऑटोमेटिक क्या समझ जाएगा, तृतीय क्षेत्र की बात कर रहा है। यहां तक कोई दिक्कत बताओ? इससे भी काम नहीं चलेगा, इससे भी काम नहीं चलेगा। तो ये इन क्षेत्रों में भी उप क्षेत्र बांटेंगे। क्षेत्रों में क्या बांटेंगे? उप क्षेत्र। लिखो, इन 3 क्षेत्रों को सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस सीएसओ ने 14 उप क्षेत्र में बांटा। 14 उप क्षेत्र में बांटा।
3 क्षेत्रों को सीएसओ ने 14 उप क्षेत्र में बांटा। प्राथमिक क्षेत्र को 4 उप क्षेत्र में बांटा। प्राथमिक क्षेत्र को देखो समझो, ये यहां तक क्लियर है। सिंपल सिंपल कितने बांटे? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। अगर एग्जाम में प्राथमिक आ जाए, प्राथमिक क्षेत्र, छोटे मोटे एग्जाम में सीधे पूछ लेगा प्राथमिक क्षेत्र, इनमें से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधी है? तो कृषि बताओ है, सिंपल होगा। कृषि बताओ किस क्षेत्र से संबंधी? भगवान जिस रूप में दे उस रूप में ले लो, ये दिमाग में रखो। भगवान जिस रूप में दे रहा है ठीक है, उसी रूप में हम ग्रहण कर रहे हैं तो प्राथमिक। भगवान जिस रूप में दे रहा है उसमें हम फेर बदल कर दिए, उसमें मशीन का यूज कर दिए, तो वो कौन सा हो जाएगा? द्वितीयक। समझ में आ रहा है? और जिसकी हम सेवा कर रहे हैं, जो अपने जीवन में सेवा प्रदान कर रहे हैं, वो किस में आएगा? तृतीयक क्षेत्र। कोई दिक्कत? हमेशा याद रहेगा भैया। तुम एग्जाम में बैठो, तुमको लगे हाँ भगवान इस रूप में दे रहा है और हम उसी रूप में प्राप्त कर रहे हैं, तो क्या हुआ? प्राथमिक क्षेत्र हुआ। भाई जैसे खनन का काम है, खनन में लोहा निकाला जाता, खनन में पूरा लोहे की सरिया नहीं निकलती, छोटे छोटे लोहे के टुकड़े निकलते हैं। तो बताओ खनन की जो प्रक्रिया है वो प्राथमिक है या द्वितीयक? खनन की जो प्रक्रिया है वो प्राथमिक है द्वितीयक? प्राथमिक हुई नहीं हुई? भाई भगवान जैसे नीचे डाले उसी रूप में निकाल लिए और उस लोहे से हमने सरिया बनाया। अब सरिया किस क्षेत्र में आएगी? द्वितीयक आएगी। सरिया को ले जाओगे ट्रक से, अब बताओ जो सरिया को ले जा रहे हो तुम, ट्रक से लेके जा रहे हो, तो वो किस में आएगा? सरिया तो हो गई द्वितीय क्षेत्र में, लेकिन जो ट्रक चल रही है वो तो सेवा दे रही ना, तुम्हारे पास से दूसरे को पहुंचा रही, वो किस में आएगा? सेवा क्षेत्र में। ट्रांसपोर्ट किस में आता? सेवा क्षेत्र में। समझ में आ रहा है? नोट डाउन कर लो।